हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा एजियोट्रॉप्स के बाद का नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने नॉन आइडियल सॉल्यूशंस और उसके टाइप्स, इसके अलावा मैंने एजियोट्रॉप्स और उसके टाइप्स मैंने बता दिए थे। ठीक है, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। चलिए इसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, तो देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। These properties depend only upon number of solute particles। ठीक है, मतलब ये कि ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं ये ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती हैं, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। यानी कि जो सॉल्यूशंस में हमारे सोल्यूट के जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उन पर डिपेंड करती है। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। सोल्यूट कोई सा भी हो, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ और सिर्फ ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने प्रेजेंट है सोल्यूट के। ठीक है, कोई नेचर का कोई रूल नहीं है सोल्यूट के। ठीक है, सोल्यूट का नेचर जो है उससे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता इन प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वजह से, कि सोल्यूट के कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। ठीक है, अब वो पार्टिकल्स सोडियम क्लोराइड के हैं, कैल्शियम क्लोराइड के हैं, डजंट मैटर। ठीक, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी कि जो हमारा वेपर प्रेशर में जितनी लोवरिंग आएगी, ठीक है, अगर हम वो प्रॉपर्टी देखें तो वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंडर आती है। नेक्स्ट क्या है? सेकंड, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हो जाना, बढ़ जाना है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन का, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। थर्ड क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जो भी सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो थोड़ा सा कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, ये भी कैसी प्रॉपर्टी है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। लास्ट वन, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के डिफाइन है और ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के मतलब जो है एग्जांपल्स हैं, मतलब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंडर आती हैं। ठीक है, तो अब हम इन्हें वन बाय वन डिस्कस करेंगे और इनसे हम क्या वैल्यूएबल चीज है जो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था? राउल्स लॉ के बारे में। अगर आपको पता है, मैंने बताया था क्या पढ़ा था कि कभी भी अगर आप एक सॉल्यूशन और एक प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्यूशन में आपने सोल्यूट और सॉल्वेंट ऐड कर रखा है और एक तरफ आप ले रहे हैं प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, अगर आप इन दोनों के वेपर प्रेशर को कंपेयर करेंगे तो जो सॉल्यूशन वाला जो वेपर प्रेशर होगा वो हमेशा कैसा आएगा? कम आएगा। ठीक है, इन कंपैरिजन टू प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, मतलब यही चीज पड़ी थी, जब भी आप क्या करेंगे, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का ऐड करेंगे सॉल्वेंट में, तो आपका जो वेपर प्रेशर है वो हमेशा कैसा होगा? कम होगा इन कंपैरिजन टू प्योर वेपर प्रेशर, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक, तो क्या नाम है, ये चीज तो हमें पहले से ही पता है कि लोवरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर प्रेशर में कमी हो जाना। ठीक है, तो क्या नाम है, राउल्स लॉ ने क्या बताया था कि जो हमारा सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और पी नॉट प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, यही होता है हमारा सॉल्यूशन का हमारा जो वेपर प्रेशर है, अगर आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करा हुआ है। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, पी नॉट को इधर लेकर आती हूँ। ठीक है, क्या रहेगा? एक्स सॉल्वेंट, एक्स क्या है? हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब दोनों तरफ मैं वन माइनस करती हूँ। ठीक है, चलिए इसका जब एलसीएम लूंगी मैं, क्या आएगा? पी नॉट पी एस पी नॉट। ठीक है, अच्छा, और मैंने मोल फ्रैक्शन, जब मैंने टर्म सिखाई थी, कंसंट्रेशन टर्म बताई थी, मोल फ्रैक्शन, तो मैंने आपको ये बताया था कि जब भी किसी भी सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, उनके मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा कितना आएगा? 1। अब क्योंकि हम यहाँ पे बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो दैट मीन्स एक सोल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा, तो सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन प्लस सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का जो सम है वो कितना आएगा? 1। और अगर मैं एक्स सॉल्वेंट को 1 के इधर ले जाऊं, मतलब इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब लाइक ऐसे ज्यादा क्लियर होगी। अब ये एक्स सॉल्वेंट को मैं इधर लेकर आ रही हूं, ये क्या बना आपका? किसकी वैल्यू निकली? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो मैं यही वैल्यू इसको उठा के मैं इधर रख दे रही हूँ। 1 माइनस एक्स सॉल्वेंट की जगह हम क्या रख सकते हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ
सोल्यूट, सॉरी, ठीक है। तो आप ना अगर ध्यान से देखेंगे, पी नॉट माइनस पी एस क्या है ये? देखो, पी नॉट मतलब जो प्योर वेपर प्रेशर है उसकी वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी, सॉल्यूशन की कम होगी। तो आपको नहीं लगता ये चेंज इन वेपर प्रेशर है? ठीक है, इसको डेल्टा पी से भी डिनोट कर सकते हैं। और इसके अलावा नीचे है पी नॉट। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो चेंज इन वेपर प्रेशर है उसको अगर मैं कंपेयर कर रही हूं प्योर वेपर प्रेशर के साथ, ठीक है, मतलब कंपेयर मतलब रेशो निकाल के देख रही हूं मैं किसका, चेंज इन वेपर प्रेशर टू द प्योर वेपर प्रेशर, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अगर मैं इन दोनों का कंपैरिजन कर रही हूँ, इन दोनों का रेशियो निकालूं, तो ये किसके बराबर आ रहा है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, यानी कि सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पे। यानी कि यहाँ पर जो हमारा ये क्वांटिटी है ये किस पर डिपेंड कर रही है? सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। यहाँ पे सोल्यूट है, स्टार्टिंग कहां से करी थी हमने? सॉल्वेंट से, लेकिन अल्टीमेटली हमें क्या मिला? सोल्यूट। ये हमारा, देखो, अगर मैं यहाँ पर डेल्टा पी बताऊं, डेल्टा पी क्या है आपका? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। भाई चेंज इन वेपर प्रेशर मतलब कैसे आया? पी नॉट माइनस पी एस, मतलब जो प्योर वैल्यू थी उसमें से सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को माइनस कर देंगे, डेल्टा पी हो जाएगा। यही तो है हमारा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लेकिन ठीक है, मैं यहां पर लिख देती हूँ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लेकिन क्योंकि प्रॉपर्टी का नाम क्या है? रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब होता है किसी के कंपैरिजन में निकालना, ठीक है। तो हमने कंपैरिजन ही तो करा था, किसके रिलेटिव, किसके कंपैरिजन में? प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। तो अब समझ में आया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो है। देखो, ये डेल्टा पी तो हमारा सिर्फ और सिर्फ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, लेकिन अगर आप इसका रेशियो निकालेंगे रिलेटिव, किसी के कंपेयर, रिलेटिव का मतलब होता है किसी के कंपैरिजन में कुछ निकालना, ठीक है। तो अगर मैं पी नॉट से कंपेयर करूं डेल्टा पी की वैल्यू, तो वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, तो यानी कि ये जो क्वांटिटी आ गई ये आपकी क्या है? मोल, सॉरी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। मैं यहां पर लिख देती हूँ, ये क्या है आपका? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किसके इक्वल आ गई? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, यानी कि सोल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड हो गई, ठीक है। तो यहीं से ये चीज क्लियर हो जाती है। ये प्रूफ होता है, ये प्रूफ है कि जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की जो एक्सप्रेशन है वो किस पर डिपेंड कर रही है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट। दैट मींस ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। यही तो हमें देखना होता है। तो यहां से क्या नाम है, ये एक्सप्रेशन, अब इसके ना न्यूमेरिकल्स भी ऐसे ही बनेंगे, मतलब आपको डेल्टा पी की वैल्यू दी जाएगी, पी की वैल्यू दी जाएगी, पी नॉट की, और एक्स सोल्यूट, मतलब इस एक्सप्रेशन में या इस एक्सप्रेशन में से वो कुछ भी निकलवा सकता है, ठीक है। कुछ भी निकलवा लेगा, हो सकता है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकलवाए या कैसी भी चीज जो है इनमें, इन दोनों एक्सप्रेशन में से निकलवा सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो एक क्वांटिटी है जो निकालेंगे वो ज्यादा वैल्यूबल है, ठीक है। देखते हैं, देखिए क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। जी हाँ, जो हमारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हैं उनका एक सबसे बड़ा यूज ये है कि हम उससे जो भी सोल्यूट हम ले रहे हैं उसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है इसमें, क्योंकि मॉलिक्यूल, देखो क्या होता है कि कई बार ना हमें क्या करना होता है कि कोई भी अननोन जो कंपाउंड है, अगर हम उसका मतलब उसका जो मास जानना चाहते हैं, तो अगर हमें मतलब ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की नॉलेज है, ठीक है, अगर हम वो चीज निकाल लेते हैं तो उसकी हेल्प से हम किसी भी अननोन कंपाउंड का मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे वो अभी मैं बताऊंगी, बट ये इसलिए बहुत, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का सबसे बड़ा यूज यही है कि इससे हम ना मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं सोल्यूट का, ठीक है। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे पहले ये एक्सप्रेशन है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये ऑलरेडी मैंने आपको वीडियो में सिखा रखा है मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब क्या है कि अगर आपने ना सॉल्यूशन कैसा ले रखा है, बहुत ज्यादा डाइल्यूट ले रखा है, दैट मीन सॉल्यूट बहुत कम है, सॉल्वेंट आपका बहुत ज्यादा है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, किसके कंपैरिजन में? एन मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है। मतलब मैंने क्या बोला कि जब आपका, यहां पर लिख देती हूं, इफ सॉल्यूशन इज डाइल्यूट,
ठीक है। अगर हमारा सॉल्यूशन कैसा है, बहुत ज्यादा डाइल्यूट है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, हमारे जो मोल्स हैं सॉल्वेंट के वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे इन कंपैरिजन टू सोल्यूट के मोल्स के। तो अगर क्या नाम है, इसके मोल्स ज्यादा हो रहे हैं तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ये ऐसा समझ लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि सॉल्वेंट की जो नंबर ऑफ मोल्स है, मैं यहाँ पे सॉल्वेंट लिख देती हूँ, मान लो वो 55 मोल्स निकल कर आए, ठीक है, और जबकि सोल्यूट के 0.1 निकल कर आए, ठीक है। तो अगर इसमें और इसमें अगर आप एडिशन करोगे, टोटल मोल्स निकालोगे, तो कोई ज्यादा डिफरेंस तो आएगा नहीं, ठीक है, ये वैल्यू आएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये वैल्यू इसके कंपैरिजन में बहुत कम है, बहुत छोटी है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू सॉल्यूट के मोल्स के, ठीक है। एडिशन कर भी देंगे तो कोई ज्यादा डिफरेंस आएगा नहीं, ठीक है। तो ये 55 के अप्रॉक्स ही मानेंगे हम इसे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम एन सॉल्वेंट के कंपैरिजन में एन सॉल्यूट को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या होगा, एक्सप्रेशन में थोड़े से चेंजेस हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, एन सॉल्यूट को नेग्लेक्ट कर देंगे और यहां पर लिखेंगे एन सॉल्वेंट। क्लियर हो गया, ठीक है। और ये एक्सप्रेशन ऐसी ही एज इट इज चलती जा रही है। क्लियर हो गया। अच्छा, एन सॉल्यूट और एन सॉल्वेंट। अब ये जो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स हैं, इसको कैसे निकालते हैं, यहां पर लिख देती हूँ, मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, यहां पर लिख देती हूँ सोल्यूट, ठीक है। ये तो हो गए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट में रख दे रही हूं, मास ऑफ सॉल्वेंट और अपॉन में क्या आएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, वो ऊपर चला जाएगा, तो मैं यहां पर लिख देती हूँ मॉलिक्यूलर मास किसका, सॉल्वेंट का, ठीक है। तो आप यहां से देख सकते हैं, अगर आपको ये रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर की वैल्यू पता है, ठीक है, और सॉल्वेंट का मास भी पता है, सॉल्वेंट का जब मास पता है उसका मोलर मास भी पता होगा कौन से सॉल्वेंट में आप ले रहे हैं, ठीक है, सोल्यूट का भी मास आपको पता है, तो आप मोलर मास ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं अगर बहुत ही इजी टर्म में लिखूं, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो, तो कुछ ऐसे लिखेंगे हम, आपके टेक्स्ट बुक में ऐसे ही नोटेशन दी गई है, ठीक है। मतलब जो यहाँ पर मैंने 1 और 2 जो नंबरिंग दी है वो किसके लिए मैं बता देती हूँ, ठीक है। 2 फॉर सोल्यूट, ठीक है, और 1 फॉर सॉल्वेंट, यानी कि जिसके नीचे 1 लिखा है वो सॉल्वेंट है, ठीक है। तो ये वेट ऑफ सॉल्वेंट है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, ये वेट ऑफ सोल्यूट है, ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट है, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी। यही एक्सप्रेशन जो है वो यूज होती है क्या नाम है, मॉलिक्यूलर मास निकालने में। जैसे मॉलिक्यूलर मास अगर हम निकालेंगे तो ये वैल्यू इधर जाएगी M2, ठीक है, और ये पूरी वैल्यू इधर आएगी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, P0 इधर जाएगा, ये लो, और ये पूरी एक्सप्रेशन इसको मैं डेल्टा P से डिनोट करूंगी, ठीक है। तो ये डेल्टा P इधर आ गया, तो ये एक्सप्रेशन है जो आपकी यूज होती है मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट निकालने के लिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इससे मैंने बताया ना कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का सबसे बड़ा जो यूज है वो यही है कि इससे हम सोल्यूट का मोलिकुलर मास हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर। प्योर बेंजीन ऑलरेडी दे रखा है कि प्योर सॉल्वेंट है, तो उसका जो वेपर प्रेशर है एक फिक्स टेम्परेचर पे वो कितना है, 0.850 बार है, ठीक है। अ नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट वेइंग 0.5 ग्राम, मतलब ये एक नॉन वोलाटाइल जिसके वापस नहीं बन रहे हैं, ठीक है, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड है वो, मतलब कि क्या नाम है वो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये है कि वो डिसोशिएट नहीं हो रहा है, ठीक है, वो एज इट इज पड़ा रहेगा, डिसॉल्व हो रहा है बट वो डिसोशिएट नहीं होगा, ठीक है। तो सॉलिड है जिसका वेट कितना लिया है, 0.5 ग्राम। जब ऐड करा जाता है किसमें, 39 ग्राम ऑफ बेंजीन में, तो उसका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज दिस बार, मतलब कि वेपर प्रेशर सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन बन गया ना, जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड को हमने ऐड करा है
ठीक है, वो बेंजीन में डिसॉल्व होकर जो सोल्यूशन बना दिया, तो अब उसका वेपर प्रेशर मेजर करा तो कितना आया 0.845। ठीक है, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस। अब जो है सॉलिड सब्सटेंस का मोलर मास कितना है वो आपको निकालना है। तो देखो यही बेनिफिट है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि इससे क्या होता है, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ना, इससे क्या होता है, एक फायदा ये होता है, बहुत बड़ा फायदा, कि अगर हमें हमारे पास कोई अननोन सोल्यूट है, ठीक है, जिसके बारे में हमें नहीं पता है, बट उसका हम मोलर मास इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो चलिए यूज करते हैं इसको। देखो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन, आपको जो जो डेटा में, पहले देखो न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं, जो आपको डेटा गिवन होता है ना, तो उसको हमेशा पहले लिखते हैं। क्या क्या गिवन है, पी नॉट गिवन है आपको, पी नॉट कितना दे रखा है 0.850 बार। ठीक है, और आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है मास ऑफ सोल्यूट, यानी कि W1, सॉरी W2 कितना गिवन है 0.5 ग्राम। ठीक है, ये चीज भी क्लियर हो रही है। 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, यानी कि आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है 39 ग्राम। ठीक है, इसके बाद आपका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि PS की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.845 बार। ठीक है, ये चीज क्लियर हो रही है आपको। आपको मोलर मास निकालना है, दैट मींस आपको M2 की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, M1 कितना है, मोलर मास ऑफ बेंजीन, ये आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, कई बार वैल्यू दी भी जाती है, तो मैं साइड में यहाँ पे कैलकुलेट आपको करके दिखा देती हूँ। ठीक है, C6H6 होता है बेंजीन का स्ट्रक्चर, मतलब फॉर्मूला, तो इसका मास निकालेंगे, क्योंकि एक कार्बन का 12 होता है तो 6 कार्बन है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है और 6 हाइड्रोजन है। ठीक है, कितना आ जाएगा 78 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 78 ग्राम मोलर मास। ठीक, अब हम जो मोलर मास M2 की वैल्यू जो हमें निकालनी है, एक्सप्रेशन यूज कर लेंगे। M2 इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, सबसे पहले था ये, मतलब कि W2, ठीक है, और क्या था मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और क्या था P नॉट। ठीक है, और नीचे क्या था आपका रहेगा क्या नाम है डेल्टा P, और क्या रहेगा आपका ये। ठीक है, ये एक्सप्रेशन थी आपकी। ठीक है, तो अब जो जो वैल्यूज हैं वो कर लो। अच्छा, P डेल्टा P की वैल्यू कैसे निकालोगे, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ डेल्टा P, मतलब कि P नॉट माइनस में PS। P नॉट कितना है 0.850 और ये कितना है 0.845, तो आंसर आ गया आपका 0.005 बार। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ W2 13 0.5, M1 78, P नॉट 0.850, डेल्टा P 0.005, वेट W1 39। ठीक है, तो अब इसका मोलर मास इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब ये सारा हटा देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसका डेसिमल हटाएंगे, इधर 10 आएगा, इसका डेसिमल हटाएंगे तो इधर 1000 आएगा, इसका डेसिमल हटाएंगे तो इधर 1000 आएगा। ठीक, 5 से 5 कैंसिल, 1000 से 1000 कैंसिल, एक 0 से एक 0 कैंसिल, और इसको कट करेंगे तो ये कितने पर कटेगा 2 पर। ठीक है, इसको यूज कर लेती हूँ मैं। ठीक है, 2 है ना, और अब 2 और 85 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 170 ग्राम। तो यानी कि सोल्यूट का मोलर मास कितना आ गया है हमारा 170 ग्राम। ठीक है, इसे मोलर मास है तो इसलिए ग्राम पर मोल ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारे क्वेश्चन जो है पुटअप होंगे। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जो ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब हम जो है नेक्स्ट हमारी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। तो मैं यहाँ पे पहले लिख देती हूँ, बॉइलिंग पॉइंट की डिफाइन पहले क्या है, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमोस्फेरिक प्रेशर। मतलब एक लिक्विड लिया है आपने, ठीक है, और उसको धीरे धीरे हीट दे रहे हैं। तो जब आप हीट देंगे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ठीक है, जब
एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर उस लिक्विड का वेपर प्रेशर की वैल्यू पहुंच जाएगी, उसी पॉइंट पे हमारा जो लिक्विड है, उसी टेम्परेचर पे हमारा लिक्विड जो है बॉईल करने लग जाएगा। उसी टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई है? ठीक। अच्छा, अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? मतलब बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ जाना, इंक्रीमेंट होना। ठीक है, मतलब ये देखो, मैं अगर ना सॉल्यूट मतलब दो चीजों में कंपैरिजन कर रही हूँ। एक है हमारा प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट, और एक हमारा है सॉल्यूशन। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, बार बार एक ही चीज का यहाँ पर यूज होगा, वो ये है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट की वैल्यू जो भी आती है, ठीक है, मान लो एक्स नहीं, पी नॉट, ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो हमेशा प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होता है। ठीक है, ये चीज हम इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, पी सॉल्यूशन ऑलवेज लेसर देन पी नॉट। ठीक, ये चीज समझ में आ रही है? यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हमेशा कम रहेगा अगर आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का ऐड करा है। किसके कंपैरिजन में कम होगा? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, अब ध्यान देंगे, अगर मैं इसको ग्राफिकली बताऊं, ठीक है, ग्राफिकली देखो, अगर हम प्लॉट करते हैं, ठीक है, ग्राफ प्लॉट करती हूं, तो अब देखो, जो भी, जैसे ये वैल्यू है, ये एक ग्राफ है, ठीक है, ठीक है, यानी कि ये वेपर प्रेशर है किसका? सॉल्वेंट। क्लियर हो रहा है? ठीक। और अगर मैं सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर यहीं पर प्लॉट करूं, तो आपको नहीं लगता कि वेपर प्रेशर की, देखो सेम टेम्परेचर पे, देखो ये एक टेम्परेचर ले लो, मान के चलते हैं ये वाला, ठीक है, ये वाला टेम्परेचर इस पे, ठीक है, तो ये देख सकते हो आप कि जो सॉल्वेंट है उसके वेपर प्रेशर की वैल्यू ज्यादा है, और जो प्योर सॉल्यूशन जो है उसका सेम टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर की वैल्यू देखो ये नीचे आ रही है ना, यानी कि कम है। तो ये सॉल्यूशन वाला ग्राफ है, समझ गए? ठीक है, मतलब ये कि मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, ग्राफिकली सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर वाली लाइन है वो हमेशा ऊपर होगी, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर वाली लाइन हमेशा नीचे होगी, क्योंकि कम आ रहा है ना सॉल्वेंट से। ठीक है, अब यहां तक तो ठीक है। अब अगर मैं बॉइलिंग की बात करूं, सपोज करो ये एक प्रेशर जो है ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, ये वैल्यू, मतलब हम मान के चलते हैं 1 एटमॉस्फेरिक। हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो वैल्यू है वो 1 एटमॉस्फेयर होती है, ठीक है, सी लेवल पे। तो ये वही वैल्यू है वेपर प्रेशर की। अब मैं इसको ना ड्रॉ कर देती हूँ लाइन। अब हमारा जो प्योर सॉल्वेंट है वो कब जाके बॉईल होगा? जब उसकी वेपर प्रेशर की वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मीट कर जाएगी। जब वेपर प्रेशर की वैल्यू सॉल्वेंट की किससे मीट हो रही है, मतलब किससे मिल रही है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू के बराबर हो रही है, यहीं पर आके हमारा जो सब्सटेंस है वो बॉईल करने लग जाएगा। यानी कि ये जो टेम्परेचर है ये क्या है? बॉइलिंग पॉइंट हो गया। किसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया? हमारा प्योर सॉल्वेंट का। ठीक है, इसे टी नॉट से डिनोट कर रहे हो। अब ध्यान देंगे सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है। अच्छा, अब इसको 1 एटमॉस्फेयर तक जाने के लिए इसे थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, इसको अगर मैं सही से प्लॉट करूं, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, यहाँ पर मीट कर रहा है वो। ठीक है, तो सॉल्यूशन की भी जो वेपर प्रेशर की जो वैल्यू है वो एक्सटर्नल प्रेशर यानी कि 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर आ जाएगी वेपर प्रेशर की वैल्यू। ठीक है, लेकिन इस यानी कि यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट हो गया किसका? सॉल्यूशन का। अब इस टेम्परेचर को नोट डाउन करेंगे, तो ये टेम्परेचर हमारा कैसा है? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, हमारा जो प्योर सॉल्वेंट है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो टी नॉट यानी कि इधर आ रही है, और जो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसकी वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा टेम्परेचर पे आ रही है। तो यही तो हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब बढ़ना, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाना। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है, पहले प्योर सॉल्वेंट की इतनी थी बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू, लेकिन सॉल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट की देखो ज्यादा टेम्परेचर है ना। जैसे अगर यहाँ पर स्केल बनाओगे आप 0, मान लो 10, 20, 30, ये 40, तो पहले मान के चलते हैं ये कोई स्पेसिफिक एक्यूरेट डेटा नहीं है,
मान लो मैंने मान के चलती हूँ किसी भी प्योर सॉल्वेंट का 30 केल्विन है उसका बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन अगर आपने सोल्यूशन बना दिया उसी सॉल्वेंट को यूज करके तो आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 40 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो गया, एलिवेशन हो गया, इंक्रीमेंट हो गया। तो यही चीज जो है वो हमारी क्या होती है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि अगर मैं इसका जो गैप है ये कैलकुलेट कर लूं, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, टी नॉट, ठीक है, और टी एस। ठीक है, टी एस की वैल्यू ज्यादा है, टी नॉट की वैल्यू कम है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा टी। ठीक है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट है तो इसलिए पी बी, और मैं इसे ऐसे लिख दूं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो वो ग्राफिकली भी कई बार आपसे क्वेश्चन कैसे पुटअप कर सकता है, ग्राफिकली वो ये लाइन बना देगा और आपसे पूछेगा कि बताओ कौन सा जो ग्राफ है वो सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन सा जो है वो सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, और टी नॉट टी एस की वैल्यू भी मतलब यहाँ से वो हाईलाइट करवा सकता है, मतलब आपसे पूछ सकता है कौन सा पॉइंट टी नॉट को डिनोट कर रहा है, कौन सा टी एस को, और न्यूमेरिकली तो जो अभी फॉर्मूला लिखेंगे वहां से भी वो क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। ठीक है, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी, और इसकी जो एक्सप्रेशन है, इसका जो फॉर्मूला है वो ये कहता है दिस। ठीक है, मतलब ये कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो डिपेंड करती है किसकी वैल्यू पे, के बी और एम। एम यहां पर मैं अब लिख देती हूँ, एम इज द मोलैलिटी, मोलैलिटी। ठीक है, और के बी क्या है आपका, ठीक है, तो ये के बी जो है हमारा कांस्टेंट है, और उसके नाम क्या है, ये मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर इबेलोस्कोपिक कांस्टेंट। तीनों ही आपको नेम याद होने चाहिए। ठीक है, किसी से भी वो मतलब जो है कोई सा भी नाम देकर वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आपको याद करनी है। ठीक, एम इज द मोलैलिटी। अच्छा, अब इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, ये जो केबी है ये सॉल्वेंट के लिए होता है। ठीक है, सोल्यूट का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, मतलब यहाँ पे मोलैलिटी सोल्यूट के लिए होती है, बट केबी जो है ये जो कांस्टेंट है ये सॉल्वेंट के लिए होता है। तो ये इसकी वैल्यू, केबी की वैल्यू सोल्यूट पे डिपेंड नहीं करती, किस पे डिपेंड करती है, सॉल्वेंट पे। ठीक है, इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो केबी है ये, इसकी यूनिट की भी बारे में बात कर लेते हैं। यूनिट है क्या केबी की, केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक है, और मैं बार बार बता रही हूँ, केबी यहाँ पर लिख भी लो, केबी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो हर किसी सॉल्वेंट के लिए केबी की वैल्यू अलग अलग होगी। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब देखिए, अब हम मोलर मास को कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, डेल्टा टीबी केबी, मोलैलिटी को हम कैसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, और क्या होगा कि 1000 में मल्टीप्लाई भी आपका, ठीक है, 1000 में 1000 भी मल्टीप्लाई होता है। बेसिकली 1000 क्यों आता है ये पता होगा कि अगर मास ऑफ सॉल्वेंट जो है आपका किसमें है, ग्राम में दे रखा है। ठीक है, किलोग्राम में दे रखा है तो 1000 हटाना है। ठीक, अच्छा, अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को हम कैसे लिख सकते हैं, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय में मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो सोल्यूट के बारे में बात हो रही है इसलिए मैं 2 से डिनोट कर रही हूँ, ये चीज क्लियर होगी। सॉल्वेंट के बारे में बात हो रही है तो W1 और मल्टीप्लाई में 1000, ये चीज क्लियर हो रही है। अब M2 की वैल्यू निकालनी है, डेल्टा P की वैल्यू इधर ले जाओ, और KB W2 W1 और मल्टीप्लाई में 1000। अगेन मैं बता रही हूँ आपको, अगर आपका जो मास है यानी कि W1 है उसकी जो वैल्यू है ग्राम में दे रखी है तो तभी 1000 लगाना है, अगर किलोग्राम में दे रखी है तो 1000 नहीं लगाना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम मोलर मास किसी भी अननोन कंपाउंड का यानी कि सोल्यूट का निकाल सकते हैं। इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल भी करते हैं। तो देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 Kelvin, 1.80 gram of non-volatile solute was dissolved in 90 gram of benzene. The boiling point is raised to 354.11 Kelvin. Calculate the molar mass of the solute. Kb for benzene is 2.53 Kelvin किलोग्राम पर मोल। ठीक है, मतलब आपको ना सारा डेटा गिवन है और आपको मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। देखो, सबसे पहले आपको गिवन क्या है,
सबसे पहले आपको गिवन है, लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, मास ऑफ सोल्यूट 1.80 ग्राम और मास ऑफ सॉल्वेंट 90 ग्राम। केबी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2.53, ठीक है। और आपका जो वो है डेल्टा टीबी, ये नहीं दे रखा डायरेक्ट, क्या दिया हुआ है? टीएस माइनस टीबी। मतलब कई बार क्या होता है, ये एग्जैक्ट चेंज दे देते हैं, कई बार क्या होता है ये अलग और ये अलग वैल्यू देते हैं, तो वैल्यूज रख सकते हो आप। सॉल्यूशन का 354.11 और प्योर का 353.23 है, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0.88 केल्विन आएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है डेटा गिवन है। इसके अकॉर्डिंग अब हम मोलर मास निकालेंगे, M2 से डिनोट करते हैं। वो क्या रहेगा हमारा? सबसे पहले आएगा Kb, ठीक है, और W2 मल्टीप्लाई में 1000 और अपॉन में क्या रहेगा हमारा? W1 और डेल्टा TB, ठीक है। Kb की वैल्यू क्या है? 2.53, W2 क्या है हमारा? 1.80,000, ठीक है, और W1 हमारा क्या है? 90 और डेल्टा TB की वैल्यू है 0.88। अब इसे सॉल्व करेंगे, देखो ये डेसिमल हटाएंगे, इधर 100 इधर 100, ठीक है। तो देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अच्छा, 10 से 10, 9 1 9, ये 2, अच्छा, और इसको कैंसिल करेंगे 44 और इसको जब कैंसिल करेंगे तो 100, 20 से 20। अब ऊपर क्या क्या बच रहा है देख लो, 253 और क्या बच रहा है 10 और अपॉन में 44। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 57.5 ग्राम के अप्रोक्स आएगा, जिसे हम अप्रोक्स 58 ग्राम पर मोल लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये हमारा सॉल्यूट का मोलर मास आ गया है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये रहा इसका सोल्यूशन, ठीक। अब हम नेक्स्ट हमारी जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है उसके बारे में पढ़ेंगे, वो है हमारी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सॉलिड। मतलब ये कि वो टेम्परेचर जहां पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड और जो सॉलिड का वेपर प्रेशर है, उसी लिक्विड का अगर हम सॉलिड देखेंगे उसका वेपर प्रेशर जो आएगा, अगर वो इक्वल हो जाते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है? वही टेम्परेचर को हम क्या बोल देते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। अब देखो, अब इसमें क्या है, दो चीजें हैं, प्योर सॉल्वेंट और हमारा जो है सोल्यूशन। अब ध्यान देंगे, अगेन हम प्लॉट करते हैं ग्राफ वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। ये हमारा सॉल्वेंट है, ठीक है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम करोगे उसका वेपर प्रेशर कम होगा, ठीक है। और ये है हमारा वही सॉलिड, जो हमारा सॉल्वेंट है ना, उसी का लिक्विड बनाया, और ठीक है, ध्यान देंगे, यहां पर लिख देती हूँ सॉलिड और ये क्या लिख देती हूं मैं? सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये जो वेपर प्रेशर है, ये सॉल्वेंट, ठीक है, वेपर प्रेशर के मतलब की लाइन है किसकी? प्योर सॉल्वेंट की। और ये जो है वेपर प्रेशर की लाइन है किसकी? उसी सॉलिड की, ठीक है। तो इस पॉइंट को अगर हम नोट डाउन करें, इसी पॉइंट पे हमने ये जो टेम्परेचर नोट डाउन करा, यही इसका फ्रीजिंग पॉइंट है। क्यों? क्योंकि देखो सॉलिड का जो वेपर प्रेशर की जो वैल्यू है और लिक्विड के इधर से लिक्विड की वैल्यू वेपर प्रेशर की वैल्यू पे आ रहे हैं, तो ये दोनों मीट कहाँ कर रही है? इस टेम्परेचर पे मीट कर रही है। तो यही टेम्परेचर हमारा क्या हो जाएगा? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट फ्रीजिंग पॉइंट को हम ऐसे डिनोट कर दें, T0F, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं सॉल्यूशन। क्योंकि हम जानते हैं सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा क्या रहेगा? कम रहेगा किसके कंपैरिजन में? सॉल्वेंट। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारा जो सॉल्यूशन की जो वेपर प्रेशर की जो लाइन है वो कहाँ जाएगी? यहां जाएगी, ठीक है। अब अगर मैं इसका वेपर प्रेशर कम कर रही हूँ और ये प्योर जो है सॉलिड, देखो सॉलिड ना जो हमारा अगर सॉल्यूशन बनता है तो उसमें जो सॉल्वेंट होता है ना, वही सॉलिड सेपरेट आउट होता है। तो ये लाइन तो कॉमन रहेगी, ठीक है, सॉलिड के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं उसी का हमने सॉल्यूशन बनाया है। तो उसी सॉल्यूशन में से जो सॉल्वेंट है वो क्या नाम है? सॉलिड बनेगा। तो ये वही, ये सॉलिड वाली लाइन कॉमन रहेगी, ठीक है। और ये वाला जो ग्राफ है, ये वाली जो लाइन है वो किसके लिए? सॉल्यूशन के लिए। ये नीचे क्यों आई है? क्योंकि वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट से कम होता है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि इस पॉइंट पे आके
आपका वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, ठीक है ना, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड के इक्वल हो पाया है। तो आप देखेंगे कि ये वाली वैल्यू ज्यादा है और ये वाली वैल्यू कम है, ठीक है, जिसे हम टी एफ और एस से डिनोट कर दें, ठीक है। तो आप देखेंगे कि क्या नाम है, जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर की वैल्यू कम होने की वजह से फ्रीजिंग पॉइंट है उस सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट कम आने की वजह से हम उसे क्या बोल देते हैं, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन मतलब कम हो जाना, किसका कम हो जाना, फ्रीजिंग पॉइंट का। तो आप यहाँ ग्राफिकली देख सकते हैं कि जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है किसका, सॉल्यूशन का, वो हमेशा कम होगा इन कंपैरिजन टू प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से। तो अब आगे एक्सप्रेशन देख लेते हैं कि ये जो टी एफ माइनस, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के, और इस साइन को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे के एफ लगा देंगे, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट के केस में क्या था, के बी लगा रहे थे हम यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब ये जो एक्सप्रेशन, एक तो ये पूछी जाएगी आपसे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप डेल्टा टी एफ से भी डिनोट कर देंगे, और यहाँ पे अगेन एम इज द मोलैलिटी, के एफ इज द, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, ये लिखने की जरूरत नहीं है, या फिर मैं लिखी डेल्टा टी एफ क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एम इज द मोलैलिटी, के एफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर एक और नाम है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, और एक और नाम है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो डरने की जरूरत नहीं है, मतलब ये तीनों नाम जो है वो एक ही के हैं, ठीक है, और ये एक्सप्रेशन है, ठीक। अच्छा, अब इसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास, ठीक है, जितने भी हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे उससे हम मोलर मास जरूर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अब मोलर मास कैलकुलेट करते हैं। देखो, डिप्रेशन इन सॉरी डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास कैसे निकालेंगे, देखो के एफ, हाँ, और जो के एफ है ना, अगेन ऑफ के एफ क्या होती है, केल्विन किलोग्राम पर मोल, ठीक है, पर मोल। और मैंने जैसा कि पहले बताया था, के बी सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, के एफ डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। ठीक है, ये एक्सप्रेशन है। अब मुझे मोलर मास निकालना है, ठीक है, ये वाली एक्सप्रेशन जो है, ठीक है, तो ये वाली जो एक्सप्रेशन है वो यूज होगी, मोलर मास जो है सोल्यूट का हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब इस पर बेस न्यूमेरिकल भी करेंगे हम। क्या क्या डेटा गिवन है, देखो, सबसे पहले सोल्यूट का मास कितना दे रखा है, 45 ग्राम, ठीक है जी। एम सॉरी W1 कितना दे रखा है, 600 ग्राम, ठीक है, यानी कि वाटर। और आपको वैसे तो वाटर के लिए के एफ की वैल्यू 1.86 है, नहीं दे रखी, बट वैसे तो डेटा में गिवन होती है, ठीक है, नहीं दे रखी कोई बात नहीं, याद भी कर सकते हो, 1.83, ठीक। और आपको क्या निकालना है, डेल्टा टी एफ की वैल्यू निकालनी है, और साथ के साथ ये निकालना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले डेल्टा टी एफ निकालेंगे, ठीक है। डेल्टा टी एफ कैसे निकालेंगे, देखो, के एफ और मोलैलिटी, के एफ की वैल्यू 1.86, मोलैलिटी कैसे होता है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास अभी बता देती हूँ मैं, और मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, और क्योंकि ग्राम में है तो इसलिए
1000। अच्छा, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट क्या है हमारा, इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल ये है। इसका मोलर मास निकालते हैं। इसका मोलर मास निकालेंगे कितनी, देखो 2 कार्बन है और एक कार्बन का 12 होता है, एक कार्बन का और एक हाइड्रोजन का 1 होता है, और कितनी हाइड्रोजन है 6, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, और कितनी है 2। इसे सॉल्व करेंगे 24 6 32, ठीक है। ये आ गया मोलर मास सोल्यूट का। अब मैं यहाँ पर रख दूंगी 62। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। कितना आएगा, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 186 45 60 और 62, 15 पे कट कर दो, ठीक है। 4 पे कट कर दो, नहीं इसे कट करेंगे 3 पे, ये 3 पर कट हो जाएगा, ठीक है। ऊपर क्या बचा, 9 अपॉन में 4, तो इसको जब कट करेंगे 9 अपॉन में 4 को, कितना आ जाएगा, ये आ गया 2.25 केल्विन, ठीक है। तो ये हमारा टीएफ, डेल्टा टीएफ की वैल्यू आ गई। और अब हमें क्या निकालना है, टीएसएफ, ठीक है। तो इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां पर लिख देती हूँ मैं। डेल्टा टीएफ को हम क्या लिखते हैं, यही लिखते हैं, ठीक है। टी नॉट एफ, फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है 273 माइनस टी एस एफ निकालना है, और ये कितना है 2.25, ठीक है। तो ये वैल्यू इधर, इसकी वैल्यू निकालेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा 273 माइनस 2.25, ठीक है। वैसे तो देखो, वैसे तो 273 होता है, एग्जैक्ट वैल्यू तो 273.15 होती है फ्रीजिंग पॉइंट, बट कोई नहीं, उसको इग्नोर कर सकते हो, 273 ही लिख सकते हो, ठीक है। तो 273 में से आप 2.25 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 270.75 केल्विन। ये हमारा आ गया बॉइलिंग पॉइंट किसका, सॉल्यूशन, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट किसका, सॉल्यूशन का, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। 1 gram of a known electrolyte solute dissolved in 50 gram of benzene lowered the freezing point of benzene by 0.40 Kelvin। ये यहाँ पे ना मीनिंग समझना पड़ेगा कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन लोअर्ड बाय फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाय 0.40 केल्विन। दैट मींस कि आपको क्या दिया, डेल्टा टी एफ की वैल्यू दी है या टी सॉल्यूशन की, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दिया है 0.40। ये बहुत समझना जरूरी है, बहुत ध्यान से। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन यानी कि के एफ की वैल्यू दे रखी है, एंड फाइंड द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले जो डेटा गिवन है वो लिख देती हूँ मैं। के एफ गिवन है आपको 5.12, ठीक है। और इसके अलावा आपको W2 W1 अच्छा, अब ये जो 0.40 केल्विन है ना, ये आपकी डेल्टा टी एफ की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। उसने बोला ना लोवर्ड बाय, फ्रीजिंग पॉइंट इज लोवर्ड बाय दिस, ठीक है। इसका मतलब इतने केल्विन से आपका फ्रीजिंग पॉइंट में चेंज आया है, तो ये आपका डेल्टा टी एफ की वैल्यू है, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, मास, मोलर मास, ठीक। फॉर्मूला रख देंगे M2, ठीक है। क्या हो जाएगा के एफ 1000, और क्या हो जाएगा आपका W2, और यहां पर आ जाएगा W1 और डेल्टा टी एफ, ठीक है। के एफ की वैल्यू 5.12 1000, और W2 कितना है हमारा 1, W1 50, और डेल्टा टी एफ 0.40। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये डेसिमल हटाएंगे 100, कैंसिल और आउट हो जाएगा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, क्या बचेगा 1512,
0 मतलब 5 को 4 से करेंगे 20, 1 0 से 1 0, इसे कट करेंगे कितना आ जाएगा 256। तो यानी कि हमारा मोलर मास कितना आ गया 256 ग्राम पर मोल। ये हमारा सोल्यूट का मोलर मास आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये जो है क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, बहुत आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो अब क्या नाम है, मैं यहाँ पर रोकती हूँ। एक्चुअल में क्या है, अभी जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो, उससे पहले हमें ना ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होता है वो सारा समझना पड़ेगा। तो वो मैं नेक्स्ट टॉपिक में, सॉरी, वो नेक्स्ट अपनी वीडियो में कवर करूंगी। ठीक है।